प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह मन लगाकर कर रहे होंगे। आज बच्चों हम कक्षा 9 से आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसमें बेटा गद्य खंड में एक पाठ है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हमने ये पहले भी इसके सार के बारे में बता दिया है, बेटा एक बार से दोबारा देख ले कि इसमें क्या बताया है हरिशंकर परसाई जी ने। सबसे पहले लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन किया है। जब लेखक ने प्रेमचंद जी की फोटो देखी उनकी पत्नी के साथ, तो क्या देखा उसमें? लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है। उनकी गालों की हड्डियां उभरी हुई है। घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे हुए नहीं है, यानी बेतरतीब है, अच्छी तरह बंधे नहीं है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है। दायां मतलब सीधा और बायां मतलब उल्टा, जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर ही अटक गई। किस पर? फटे हुए जूते पर। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद जी ने कभी दिखावा नहीं किया। वो बहुत ही सादा जीवन बिताते थे। उन्होंने कभी भी बाहरी चीज़ों के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाया। अब उस फोटो को देखकर बेटा लेखक को चिंता हो जाती है और क्या कहते हैं? लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाते हैं कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाला मनुष्य नहीं है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, साहित्यिक पुरखे जिनसे हमने प्रेरणा लेकर रचनाएं साहित्य लिखने सीखे हैं। लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। अक्सर हम देखते हैं कि या खुद हम जब फ़ोटो खिंचाते हैं तो कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, जूते भी अच्छे पहनते हैं, तो अगर हम फटे हुए जूते पहने तो हम उस रूप में कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे। तो कह रहे, लेकिन प्रेमचंद के चेहरे को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि उन्होंने फटा हुआ जूता पहन रखा है और उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत भी शर्म ग्लानि हो। अब प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर को विचार आता है। जब फ़ोटो खींचते हैं तो क्या कहता है? जब वह रेडी प्लीज का कहता होगा फोटोग्राफर, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। प्रेमचंद जी ने कोशिश की होगी कि थोड़ा सा तो मुस्कुराया जाए, क्योंकि अक्सर देखा है कि जब भी फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहते हैं तो हम सारे काम छोड़कर बिल्कुल एक पोजीशन ले लेते हैं, एक स्थिति में खड़े हो जाते हैं और स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्रेमचंद भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ज़बरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होंगे, कि ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे होंगे और अभी कोशिश ही कर रहे थे कि फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। अभी आधी मुस्कान ही उनके चेहरे पर आई थी कि उन्होंने किसने फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया और थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गया, कि फ़ोटो खिंचवानी थी तो कम से कम जूते तो सही पहनते। लेखक का प्रेमचंद जी को परामर्श सलाह क्या देते हैं लेखक, कि प्रेमचंद को यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना ही ज़रूरी था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। फिर सोचते कि शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा और वो मना नहीं कर सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे। शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग भी लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक देते हैं कि दूल्हे जैसे दिखते हैं, मांग कर पहन लेते कपड़े, और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं।
बारात भी निकाल लेते हैं किसी की गाड़ी मांगकर। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में या कहीं फंक्शन में दूसरों की बीवियों के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। इत्र क्या होता है बेटा? इत्र जो परफ्यूम होती है, जो सेंट होती है, उसको कहते हैं। कि कुछ लोगों को तो ऐसा वहम होता है कि वो फ़ोटो खिंचवाने आते हैं तो खुशबू लगा कर आते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह से अगर हम फ़ोटो खिंचवाएंगे तो हमारी फ़ोटो में भी खुशबू आ जाएगी। लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस ज़माने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के होंगे। कह रहे जूता हमेशा कीमती ही रहा है और टोपी तो उस ज़माने में भी सस्ती थी और आज भी सस्ती है। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा हुआ जूता देखा तो उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, अच्छी हालत में नहीं है। भले ही ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो, इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, परंतु उंगली तो ढकी हुई है। कम से कम मेरा ऊपर से जूता तो ठीक है, चाहे नीचे से मेरे पैर खून से लहूलुहान क्यों न हो जाए। पर शायद तुम नहीं जानते, मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ और तुम नहीं जानते। पर्दे का अर्थ होता है छिपाना। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। अगर कोई मेरी जीवनी लिखना चाहे, लेखक कहता है कि अगर कोई मेरे बारे में लिखना चाहे तो भी मैं किसी भी हाल में फटा हुआ जूता नहीं पहन सकता, चाहे वो बिना फ़ोटो के ही मेरी जीवनी लिख दे। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है लेकिन फटता नहीं। कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वे हरे नाम अलग से भूल गए थे। कुंभन दास जी थे, वो सीकरी फतेहपुर सीकरी जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत अधिक होती थी तो उन्हें वे दर्शन भी नहीं कर पाए और कह रहे कि आने जाने में मेरी तो जूतियाँ ही घिस गई और मैं तो जूतियों के चक्कर में हरि के नाम को भी भूल गया। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के फटे जूते का कुछ और ही रहस्य था। शायद तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे। लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी शायद किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा, या तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम उससे बचकर भी तो निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं थे। तो यहाँ पर बेटा जो टीला शब्द है वो संघर्ष, मुसीबतों का प्रतीक माना गया है। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। वो कहते कि जैसा है वैसे में ही जीना पसंद करते थे, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती हुई प्रतीत हो रही है कि जिसे तुम घृणित समझते हो। घृणित क्या होता है? जिससे हम नफरत करें, घृणा करने वाले, है ना, घृणा करने योग्य, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी मुस्कान समझता हूँ और तुम जिस पर इशारा कर रहे हो यह भी समझता हूँ, क्योंकि हम अंगुली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, तुम शायद इन्हीं पर हंस रहे हो। प्रेमचंद जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया और अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी अंगुली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। अर्थात प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान उन लोगों के लिए थी जो समाज में दिखावा करना पसंद करते हैं। तो ये बात लेखक को समझ आ गई कि उनकी व्यंग मुस्कान के पीछे क्या कारण था। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी इस पाठ का सार अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।